हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामिनेशन हब। कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होता यहाँ पे। और जैसा आपको पता है कि देखो, हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल यूपी टेट एसएसटी पेपर 2। जी हाँ, 2026 में जो एग्ज़ाम होगा जुलाई में, जी हाँ, उसकी ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। और देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है आज ये आपका 10 चैप्टर है जिसमें हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। देखो, मैंने आपको मगध साम्राज्य पढ़ाया था जिसमें कि एक ट्रिक थी, हंसना मना है। हंसना क्या है? मना। तो मैंने हरिंग वंश के बारे में पढ़ा दिया, ठीक है ना। शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ा दिया, नाग वंश के बारे में भी। आज हम पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में और ये आज कंप्लीट हो जाएगा जो है यहाँ पे मगध का, ठीक है। चलिए, अब देखो, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए बिल्कुल फ्री में तो ये व्हाट्सएप नंबर है 7505890761। आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलो, ऑब्वियसली अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ही, ओके। चलो फिर जो है आज हम स्टार्ट करते हैं मौर्य साम्राज्य। देखो, मौर्य साम्राज्य का शासन जो है 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक रहा, ठीक है। अब देखो, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। और जो यहाँ पे मगध की जो राजधानी थी, देखो मगध की जो राजधानी थी यहाँ पे कि राजगृह है वैशाली। तो जो तीसरी यहाँ पे पाटलिपुत्र थी वो किसने बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। अच्छा, तो जो मौर्य साम्राज्य है इसके प्रधानमंत्री कौन रहे? आचार्य महान चाणक्य। अब हम चाणक्य के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। देखो, चाणक्य को हम किस किस नाम से जानते हैं? महान विष्णुगुप्त के नाम से, कौटिल्य, भारत के मेकियावली। और एक बात और इम्पोर्टेंट है, इनकी जो पुस्तक है यहाँ पे अर्थशास्त्र। देखो, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है अर्थशास्त्र किसने लिखी है? चाणक्य ने, ठीक है ना। जिसमें कि इन्होंने बहुत ही बेहतरीन भारत की राजनीति के बारे में चर्चा की है, बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, राजधानी पाटलिपुत्र, इसके प्रधानमंत्री चाणक्य रहे। चाणक्य के अन्य नाम बताए। चाणक्य की महत्वपूर्ण पुस्तक अर्थशास्त्र, ठीक है। अभी देखो, यहाँ पे हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अब यहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में स्टार्ट करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का नाम क्या था? दुर्धरा। चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम थे जैसे भारत का मुक्तिदाता एंड्रोकोट्स, सेंडोकोट्स, ठीक है। 305 ईस्वी में जो है सेल्यूकस निकेटर से युद्ध भी किया। किन्होंने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इस युद्ध में ना फिर हारने के बाद निकेटर ने अपनी पत्नी, देखो सेल्यूकस निकेटर ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध किया। तो युद्ध में इन्होंने घोषणा की थी कि जो भी भैया अगर तुम हार गए तो अपनी बेटी से शादी करोगे मेरी, ठीक है। फिर इसने अपनी बेटी जो है कार्नेलिया हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी, ओके। चलो, और दहेज में ना फिर निकेटर ने 4 प्रांत दिए। ऐसा क्वेश्चन बनता है कि जो है चंद्रगुप्त मौर्य को निकेटर ने दहेज में 4 प्रांत कौन कौन से दे? काबुल, कंधार, मकरान और हेरात। साथ ही निकेटर ने अपना एक दूत मेगिस्थनीज को भी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। तो ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन जो है यहाँ पर आया, राजदूत कौन आया, ठीक है। तो वो है कौन? मेगिस्थनीज। ऐसे क्वेश्चन बनता है कि मेगिस्थनीज जो है किसके दरबार में आया था? किसने भेजा था? निकेटर ने भेजा था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। अब देखो, हम मेगिस्थनीज की पुस्तक की बात कर लेते हैं, इंडिका, जिसमें पाटलिपुत्र का प्रशासन है, इसके बारे में लिखा गया। आपको पता है ये इंडिका बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम चर्चा करेंगे जूनागढ़ अभिलेख के बारे में। देखो, जो जूनागढ़ अभिलेख है ये जो है रुद्रदमन ने जारी कराया। और ये जो जूनागढ़ अभिलेख है इसी से सुदर्शन झील, सौराष्ट्र, गुजरात का वर्णन मिलता है। तो क्वेश्चन यहाँ से ना ये बनता है कि जो सुदर्शन झील सौराष्ट्र है ये किस राज्य का है? किस राज्य में है? ये गुजरात में, ध्यान रखना। अच्छा, इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने कराया। किसका? जूनागढ़ अभिलेख की बात कर रहे हैं। देखो, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदमन ने जारी किया, ठीक है। और इसी से सुदर्शन झील, सौराष्ट्र, गुजरात का वर्णन मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्यपाल हुआ पुष्यगुप्त, इन्होंने इसका निर्माण कराया जूनागढ़ अभिलेख का। और यह संस्कृत में जारी पहला एक अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख। यहाँ पर ये जो है सारी चीजें जूनागढ़ अभिलेख से रिलेटेड है। अभी बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य किसका अनुयायी था? तो ये जैन धर्म का अनुयायी था, ठीक है। इसने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी? भद्रबाहु से ली थी, याद रखना, सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद ये सारा साम्राज्य बिंदुसार के हाथों में सौंपकर श्रवणबेलगोला कर्नाटक चले गए। फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि भाई जो है अब मुझे नहीं रहना, अब यहाँ पे तुम रहो। इस तरह से लड़ाई वड़ाई होती है।
तो वहां पे चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर सल्लेखना व्रत द्वारा अपने प्राण दे दिए। किसने भैया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, किस तरह से कि इनमें जो है इस तरह ही लड़ाई झगड़ा, ठीक है ना, ये छोटी मोटी बातें इस तरह हो गई, तो इन्होंने भैया यहाँ पर जो है अपना इस तरह से अपनी जो है डेथ कर ली। अभी बात करते हैं बिंदुसार के बारे में। ठीक है, अब चर्चा करेंगे बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार जो है 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया। बिंदुसार के ने नाम एमित्रघात, वारिशार, भद्रसार, सिंहसेन, एमित्रोकोटिस, ये सब नाम से जाना जाता है। इसके दरबार में अब यहाँ से ना ये क्वेश्चन बनता है कि किसके दरबार में कौन आया। तो देखो बिंदुसार के दरबार में ना दो यहाँ पर बंदे आए। एक बंदा है डायनोसिस आया। डायनोसिस को किसने भेजा था? टोलेमी सेकंड ने। कहाँ से? मिस्र से। ठीक है, एक डायमेकस आए, ठीक है, जिसे एंटीयोकस सीरिया ने जो है भेजा था। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि बिंदुसार के जो है शासनकाल में जो है कितने जो है यहाँ पर राजदूत आए? तो दो आए थे। ठीक है, एक तो डायनोसियस जिसे टोलेमी सेकंड ने भेजा मिस्र से, एक डायमेकस आए थे सीरिया से जिसे एंटीयोकस ने भेजा था। क्लियर है? आगे इसके समय में तक्षशिला में अशांति थी, जिसका दमन करने के लिए इसने अपने पुत्र सुशीम को भेजा। अब देखो यहाँ पे बिंदुसार के ना दो बेटे होते हैं, एक बेटा सुशीम होता है, एक अशोक सम्राट होता है। तो यहाँ पे बिंदुसार ना अशोक सम्राट को बिल्कुल पसंद नहीं करता, सबसे ज़्यादा ये सुसीम को पसंद करता है। इसलिए हर चीज़ के लिए कुछ भी कहीं पर कुछ भी हो रहा है कि यहाँ पे लड़ाई झगड़ा इस तरह से सुलझाना है, ये वो सारी चीज़ें ना ये जो है अपने बेटे सुसीम को ही देता था। ठीक है, इसके समय में भी प्रधानमंत्री चाणक्य ही थे। किसके समय में? बिंदुसार के समय में। बिंदुसार ये मानता था कि मेरी माता की जो डेथ हुई है ना, वो जो है चाणक्य के कारण हुई है, इसलिए फिर अब इसने ना ऐसे चाणक्य को यहाँ से निकाल दिया था। ठीक है, अपने शासनकाल में। अब देखो यहाँ पे ना हम चर्चा करेंगे सम्राट अशोक के बारे में, जो कि क्या है? बिंदुसार का बेटा है। ठीक है, सम्राट अशोक ने 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। इनका जन्म होता है 304 ईसा पूर्व। इनकी माता का नाम क्या है? शुभधांगरी। अशोक के नाम क्या क्या है? देव नाम प्रियदर्शी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि देव नाम प्रियदर्शी के नाम से किसे जाना जाता है? सम्राट अशोक को। अशोक के जो नाम है, देखो जो अशोक का नाम है कि हाँ इनका जो है अशोक सम्राट इनका नाम है, ये किस अभिलेख से पता चलता है? मास के अभिलेख। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मास के अभिलेख है ये कर्नाटक से लिया गया है। यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा कि अशोक का जो गुर्जरा अभिलेख है कहाँ से लिया गया है? मध्य प्रदेश से। ठीक है ना, इस तरह से देखो 4 अभिलेख यहाँ पे। नेटूर ये कर्नाटक से लिया गया है, उदय गोलान ये कर्नाटक से। इस तरह क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा अभिलेख, कि मास के अभिलेख कहाँ से लिया गया है? कर्नाटक से। गुर्जरा अभिलेख कहाँ से लिया गया है? मध्य प्रदेश से। नेटूर कर्नाटक से, उदय गोलान कर्नाटक से। इन चीज को याद कर, ये तीनों तो कर्नाटक से हैं, बाकी एक यहाँ पे जो मध्य प्रदेश से है उसे याद रखना। भाभू अभिलेख, राजस्थान में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। ये भाभू अभिलेख, यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि भाभू अभिलेख कहाँ से लिया गया? राजस्थान में। अब ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था अपने किस जो है अभिलेख में। अभिलेख क्या होता है? जैसे दीवार होती है, क्या होती है भाई? जैसे दीवार है, ठीक है ना, दीवार पे हमने कुछ भी चिन्ह बना दिया, लिख दिया, ठीक है, तो मान लीजिए ये हमने उसके बारे में लिखा। देखो यहाँ पे जो सम्राट अशोक के जो अभिलेख है उनकी खोज की किसने? टी फेंतेलर ने 1750 में। क्वेश्चन बनता है, और इसे सबसे पहले किसने पढ़ा? सम्राट अशोक के अभिलेख को सबसे पहले 1837 ईस्वी में पढ़ा जेम्स प्रिंसेस ने। अच्छा, अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या है? भारत में ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। ठीक है, अभी देखो पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। देखो अशोक के अभिलेखों की भाषा अलग अलग देशों में अलग अलग लिपि से लिखी गई है। जैसा अशोक के अभिलेखों की जो भाषा, अशोक के जो अभिलेख यहाँ पे भारत से लिए गए हैं, जैसे कर्नाटक, मध्य प्रदेश, इस तरह राजस्थान, तो ये सभी ब्राह्मी लिपि से है। बाकी जो पाकिस्तान से लिया गया है वो खरोष्टी लिपि से, अफगानिस्तान से लिया गया है जो अरमाइक लिपि से है। एशिया माइनर तुर्की का जो अभिलेख है वो यूनानी लिपि से है अशोक के। इसी तरह जो है कलिंग युद्ध होता है 261 ईसा पूर्व में, 8वें वर्ष के होते हैं जब यहाँ पर कौन? सम्राट अशोक ओडिशा में, तब कलिंग युद्ध होता है इनके बीच में। अब कलिंग की थोड़ी बात कर लेते हैं। कलिंग की राजधानी
तोसली। अगर पूछेगी कलिंग की उत्तरी राजधानी तोसली, कलिंग की दक्षिणी राजधानी जौगढ़। कलिंग युद्ध, ठीक है, जो ये है इसके राजा उस समय पद्मनाभ। नदी जो है कलिंग युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? दया नदी के किनारे। अशोक की क्या नीति थी? भेरी घोष की नीति, युद्ध नीति। कलिंग युद्ध के बाद उसने धम्म घोष की नीति क्या की? अपनाई। सारी चीजें फैक्ट्स वाली है, रटने वाली है, ठीक है ना। तो बस आपको एक ही काम करना है कि फटाफट इनको रट डालो बस, और कुछ नहीं। शांति की नीति। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। देखो पहले ये जैन धर्म के अनुयायी थे, लेकिन जब कलिंग युद्ध हुआ इसके बाद में अशोक सम्राट ने बौद्ध धर्म को अपना लिया, और बौद्ध धर्म की जो प्रेरणा है अपने भतीजे निग्रोध से ली, और शिक्षा किससे ली? इन्होंने उपगुप्त से ली। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की प्रेरणा किससे ली? अपने भतीजे निग्रोध से ली, और शिक्षा किससे ली? उपगुप्त से ली। अशोक की पत्नी, देखो अशोक की 3 पत्नी हुई। पहली पत्नी देवी, जिसकी पुत्र महेंद्र, संघमित्रा और चारुमती, ठीक है ना, ये 3 बच्चे थे पहली पत्नी के। दूसरी पत्नी इनकी करुवाकी रही, जो कि तीवर इनकी लड़की थी। अशोक की तीसरी पत्नी पद्मावती, ठीक है ना, जिसका बेटा हुआ कुणाल, और इन्होंने उत्तराधिकारी बनाया। इस तरह से अशोक की 3 पत्नी हुई, ध्यान रखना। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने श्रीलंका भेजा किस किस को? महेंद्र और संघमित्रा, अपने 2 बच्चों को। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक सम्राट ने अपने कौन कौन से बच्चों को श्रीलंका भेजा? महेंद्र और संघमित्रा। या फिर ऐसे क्वेश्चन बनता है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अपने महेंद्र और संघमित्रा बच्चों को कहाँ पे भेजा? श्रीलंका। भारत में सबसे पहले शिलालेखों का प्रारंभ अशोक ने करवाया था। देखो भारत में सबसे पहले शिलालेख का जो प्रारंभ है अशोक ने करवाया, ठीक है। अब देखो अशोक के शिलालेख कितने? अशोक के शिलालेख है 14। सीधा सीधा इनकी संख्या याद कर लो, क्वेश्चन सीधा बनेगा। अशोक के स्तंभलेख, देखो शिलालेख में होते हैं जो सीधा दीवार पर लिखे जाते हैं। स्तंभलेख जो इस तरह से पिलर होते हैं ना, जैसा कि थमला से टाइप का, ठीक है ना, इस तरह यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, ये स्तंभलेख होते हैं। गुफालेख, तो गुफालेख 3 यहाँ पे लिखे गए हैं अशोक के, जैसे भाई गुफा के अंदर आपने कुछ लिख दिया, ठीक है। इस तरह अशोक के जो 14 अभिलेख है उन्हें हम देख लेते हैं फटाफट। पहला अभिलेख जिसमें कि पशु बलि की निंदा, हिंसा, समस्त प्रजा हमारे है, ये चीज है। दूसरे अभिलेख में पशु चिकित्सा, दक्षिण राज्यों का उल्लेख है, चेल, चौल, पांडे, सत्यपुत्र, ठीक है। अशोक के तीसरे शिलालेख में अधिकारी, जैसे राजयुग, युक्तक, प्रदेशक, प्रत्येक 5 वर्ष में भ्रमण, ये चीजें हैं। चौथे अभिलेख में भेरी घोष नीति के स्थान पर धम्म घोष की नीति अपनाई। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि अशोक के किस अभिलेख में भेरी घोष नीति के स्थान पर धम्म घोष की नीति अपनाई? चौथे अभिलेख में। 5वें अभिलेख में धम्म महामात्र। छठे अभिलेख में आत्मनियंत्रण, यदि जन कल्याण की बात है तो उसके अधिकारी किसी भी समय अवगत करा सकते हैं। 7वें अभिलेख में अशोक सम्राट के धार्मिक समन्वय है। 8वें अभिलेख में धम्म यात्रा के बारे में लिखा गया है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि 259 ईसा पूर्व बोध गया की यात्रा जो है अशोक सम्राट ने किस वर्ष की थी? जब वह 10 साल का था, 10वें साल में। और 249 ईसा पूर्व में लुम्बिनी 20वें वर्ष के थे, जब उस समय अशोक सम्राट, तब इन्होंने लुम्बिनी की यात्रा की थी। किस अभिलेख से प्राप्त होता है? 8वें अभिलेख से। 13वें, देखो जो 13वां अधिलेख है, ठीक है, अभिलेख है, उसमें क्या होता है भैया? यहाँ पे कलिंग युद्ध होता है। और जो यहाँ पे इनका लास्ट 14वां अभिलेख है उसमें सद्भावना के बारे में बताया गया, ठीक है। इस तरह जो यहाँ पे 14 अभिलेख है, 14 जो राजाज्ञ हैं, ये 8 स्थानों से प्राप्त हुए। अब ये 14 अभिलेख कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए इनके? शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त हुआ, मनसेरा पाकिस्तान से, कालसी उत्तराखंड से, धौली और जोगढ़ ओडिशा से प्राप्त हुआ, एर्रागुड़ी आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुआ, ये बहुत पूछा जाता है एर्रागुड़ी वाला, और एक ये सोपारा महाराष्ट्र से, ठीक है। इस तरह गिरनार गुजरात से। अभी हम देख लेते हैं अशोक के स्तंभ लेख। स्तंभ लेख जो कि इस तरह थमले से टाइप पे पिलर पे लिखे हुए कुछ होते हैं, वो स्तंभ लेख कहलाते हैं। कितने होते हैं भाई? 7 होते हैं। पहला दिल्ली टोपरा है, दूसरा दिल्ली मेरठ है, तीसरा कौशाम्बी, फिर लोरिया नंदनगढ़ है, लोरिया आरोराज है, और रामपुरा रामपुरवा है। 7वां अशोक स्तंभ लेख को प्रयाग स्तंभ लेख के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे क्वेश्चन बनता है कि अशोक के किस जो है स्तंभ लेख को प्रयाग स्तंभ लेख भी कहा जाता है? 7वें स्तंभ लेख को।
मौर्य काल 3 भागों में विभाजित था, एक नाभिकीय भाग, एक मुख्य भाग, दूरवर्ती। ऐसे याद कर लीजिए, कॉमन है, क्वेश्चन बना तो कि मौर्य काल 3 भागों में विभाजित था, कौन कौन से? नाभिकीय भाग, मुख्य भाग, दूरवर्ती। ठीक है, अभी यहाँ पर जो है चर्चा करते हैं मौर्य काल का समाज। पितृसत्तात्मक था, भाषा यहाँ पे संस्कृत थी। प्राकृत पाली जो है सम्राट अशोक ने राजकीय भाषा घोषित किया। मुद्रा यहाँ पे पर्ण थी। ठीक है, अशोक के उत्तराधिकारी, अशोक के 3 उत्तराधिकारियों में मेन है, अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। ठीक है, अभी देखो इन्होंने इस समय में अधिकारी वर्णन की अपने शासन में, जैसे अशोक सम्राट है, अपने शासन में इन्होंने किस किस व्यक्ति को क्या क्या पद सौंपे। जैसे सीताध्यक्ष को राजकीय भूमि से प्राप्त आय सीता का अधिकारी बनाया गया, समाहर्ता को राजस्व विभाग का अधिकारी बनाया गया, सन्निहर्ता को कोषाध्यक्ष बनाया गया, प्रदेशता को फौजदारी विभाग बनाया गया, धर्मस्य व्यवहारी को दीवानी विभाग, पणाध्यक्ष को वाणिज्य विभाग, आगराध्यक्ष को खान विभाग, सुधाध्यक्ष को कढ़ाई बुनाई यहाँ पर। ठीक है ना, इस तरह से वीताध्यक्ष को चारागाह का अध्यक्ष बनाया गया, नावाध्यक्ष को जहाजरानी का अध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष को टकसाल का। ठीक है, इस तरह से। चलिए, तो यहाँ पर जो है कंप्लीट हमारे ये सेशन कंप्लीट होता है यहाँ पे मौर्य साम्राज्य का, जो कि सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ भी आया होगा। अगर कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे फटाफट बता सकते हैं। चलिए फिर अब हम जो है मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। कंटिन्यू क्लास को वॉच करने के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है।